हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीडॉट्स के बारे में, जो कि आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेगा। सो एंटीडॉट्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीडॉट्स का क्या मतलब है, और ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में करते हैं। सो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमन ट्यूटोरियल चैनल पे। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीडॉट्स। तो दोस्तों, एंटीडॉट्स क्या होती हैं? पहले तो हम पॉइज़न के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ताकि हमें पता चले कि पॉइज़न क्या है। दोस्तों, पॉइज़न वो है जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है। गैस्ट्रिक हमारी मतलब जो भी, जैसे हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, जो हमारी डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, ग्लाइकोसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होना, ग्रैब साइकिल भी आपने पढ़ा था, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चलते हैं, डीएन रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ये सारे केमिकल वेरियस रिएक्शन हमारी बॉडी में चलते हैं। जब भी पॉइजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इंजेस्टेड होता है, तो उस केस में क्या होता है कि भी वो सारे ही हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बायोलॉजिकल केमिकल सारे रिएक्शंस हैं, उनको डिस्टर्ब कर देता है। आप सिंपल सी बात रखें तो पॉइजन जो है डिस्टर्ब कर देता है हमारे बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, यूरिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन। सो उन केस में है कि जो प्रोसेस हमारा, जैसे डाइजेशन, ये सारी डाइजेशन के लिए सारे कुछ जो साइकिल्स थे, ठीक है। सो प्रॉपर ये साइकिल चल रहे थे, तो पॉइजन ही आके सब कुछ ही डिस्टर्ब कर दिया। सो मतलब हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब कि गैस्ट्रिक को भी इरिटेट, जैसे कोई इंसान किसी को परेशान करता है, सो ये भी हमारे एक तरह के पॉइजन जो है हमारी गैस्ट्रिक, जो डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक को इरिटेट, परेशान कर देती है। और उन केस में क्या हो जाता है कि जब ये बॉडी में स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है, और सारे सेल्स को, क्योंकि सारे सेल्स को ये मिल जाती है, पॉइजन मिल जाता है। एक्चुअल में क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोई भी सब्सटेंस है, ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, ABSORBTI एब्जॉर्प्शन। अगर दोस्तों कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, वो फिर ब्लड के थ्रू हर एक सेल को मिलती है। अगर तो वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो अपना असर भी दिखाएगी। अगर नहीं एब्जॉर्ब हो रही है हमारे, ठीक है, सो स्टमक में एब्जॉर्प्शन होती है, इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्प्शन होती है। सो पॉइजन जो है वो क्या है कि पहले स्टमक में, मोस्टली ये स्टमक में ही एब्जॉर्ब होता है। सो उसके बाद थ्रू ब्लड सप्लाई के थ्रू ये वेरियस सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। सो पॉइजन जो है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, और ये मोस्टली डेथ भी कॉज करता है तब जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ लिखा है कि हमारे स्टमक में जो है पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाता है, सो फाइनली उसके बाद सेल्स को जा जाता है। दोस्तों, ब्लड के बारे में आपने पढ़ा होगा। ब्लड जो है एक तरह का, आप कह सकते हो कि रिवर है हमारी बॉडी में, जो हर एक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, उसको कहाँ तक पहुँचाती है, सेल तक पहुँचाती है। और सेल क्या करता है, उस चीज़ को अब्जॉर्ब, सेल उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, उसको रख लेता है, और वेरियस मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर, सो उसके अंदर उसको, क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए फॉर सर्वाइवर, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट भी चाहिए फॉर सर्वाइवर। सो ब्लड के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। सो पॉइजन जो है वो किसकी हेल्प से जा रहा है, ब्लड के थ्रू से ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सेल की तरफ जा रहा है। सो ठीक है, यही मैंने यहाँ बताया है कि अब मैंने यहाँ एक आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जो ये मैंने लिखा है कि साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो मोस्टली स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइनल है। इंटेस्टाइनल का आपने पढ़ा था भी, लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जहाँ सरफेस एरिया होने के कारण ज़्यादा हमारी ड्रग कह लो, या मतलब मोस्टली कोई चीज़ भी है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना। सो पॉइजन के केस में क्या है कि जब पॉइजन हमारा स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है, सो एब्जॉर्प्शन होने के कारण फिर ये क्या है, एंड फाइनली जब सेल को भी मिल जाता है, तो सेल की जो जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी उसके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। और जिनके कारण क्या है, मतलब प्रॉपर जो है कि जब सेल डेथ ही हो गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर फाइनली हमारे, क्योंकि अगर बॉडी किसकी बनी है, बॉडी सेल्स की बनी है, सो फाइनली अगर सेल ही मर रहे हैं, तो फिर क्या इंसान जी पाएगा, कभी भी नहीं जी पाएगा, ठीक है ना। सो आप सिंपल सी बात याद रखना कि जो पॉइजन है वो क्या है कि जब स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके साथ क्या है, एब्जॉर्प्शन के साथ जो ब्लड है, फिर वो उस पॉइजन को लेकर सेल को पहुंचा देता है, और फाइनली क्या होता है कि डेथ होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो क्या कहते हैं, अगर तो दोस्तों कोई आप जब अब कोई पॉइजन खा ले, तो उन केस में ज़्यादातर हम उसको चारकोल दे देते हैं, ताकि चारकोल जो है उसके जो स्टमक के आउटर जो उसकी मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके
ऐसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा पिक्चर के थ्रू। ये अगर हम चारकोल अगर कि किसी ने पॉइजन खा लिया तो उस केस में हम उसको अगर चारकोल दे दें तो वो स्टमक की जो आउटर ये म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इकट्ठी होने के कारण क्या होता है कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता स्टमक में, ठीक है। या फिर आप एसोफॉर्टिटा जिसको आप हींग कहते हैं वो भी आप दे सकते हो। इनमें भी क्या होता है कि इन केस में अगर चारकोल तो अपनी लेयर दे देता है स्टमक में, और जो एसोफॉर्टिटा है उन केस इन दोनों के केस में क्या होता है कि वॉमिट कर देता है। दोस्तों अगर वॉमिट ही हो जाए ना तो वो सब्सटेंस जो वॉमिट कर दे पॉइजन को अब्जॉर्ब ना होने दे उनको हम बोलते हैं इमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाए और एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए हम एंटीडोट देते हैं, ठीक है ना। द पॉइजन अगर क्योंकि अगर किसी बंदे ने पॉइजन जो है वो एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है ना, सो वो प्रॉपर जो पॉइजन है वो ब्लड के थ्रू प्रॉपर सेल्स को मिल गया है तो उस केस में हम क्या है एंटीडोट देते हैं। सो एंटीडोट क्या कहता है वो ड्रग जो न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है ना, बराबर कर देती है और पॉइजन का इफेक्ट जो है कम कर देती है, ठीक है ना। सो पॉइजन के केस में क्या होता है कि पॉइजन के केस में हम एंटीडोट्स यूज किए जाते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊंगा जैसे सोडियम नाइट्राइट आ जाता है और सोडियम थायोसल्फेट है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन केस में ये दो हम एंटीडोट्स देते हैं, जबकि ये क्या कर देते हैं कि पॉइजन के इफेक्ट को कम कर देती है। इमेटिक्स तो वो होते हैं कि जब पॉइजन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा कि हम उस पॉइजन के लिए कुछ ऐसी ड्रग यूज कर रहे हैं जैसे एसोफॉर्डिटा मैंने आपको हींग का बता दिया, जैसे चारकोल है, क्योंकि पॉइजन अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा उससे पहले ही एब्जॉर्प्शन से पहले ही इन पेशेंट जो है जब जो सब पर्सन है वो वॉमिट कर देगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ मैंने लिखा है कि फूड पॉइजनिंग के भी ये मैंने वही बताया था आपको कि जब कभी भी जब कोई इंसान जो है वो पॉइजन ले लेता है तो उसके कारण क्या है कि भी जो उसकी सारे जितने बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मैंने आपको ग्लाइकोसिस, क्रैब साइकिल, यूरिक एसिड, डीएनए में क्या रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन बताया, ये सारे जब रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसके कारण मेटाबॉलिक रिएक्शन डिस्टर्ब होंगे तो प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब कि प्रॉपर कुछ भी खा रहे हो वो पचेगा नहीं, उस केस में फीवर या डेथ हो जाएगी। सो दोस्तों कहाँ कौन सी साइड से हमें पॉइजन्स हो सकते हैं, जैसे कुछ इंसान है जो लेबॉर्ट्रीज में काम करते हैं उसकी फ्यूम्स जो है, ठीक है ना, जो वो नोज़ में चले जाए। कोई ऐसी इंडस्ट्री है जैसे इंक की इंडस्ट्री है, सो वो इंडस्ट्रीज क्योंकि ये हार्मफुल जो क्या केमिकल्स हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाए तो हमें क्या है ये एक तरह का पॉइजन एक्ट करती हैं और हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। सो ग्लास की जो एक फैक्ट्री जो उसमें लेड पॉइजनिंग हो सकती है जहाँ ग्लास बनते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ा था कि पॉइजन क्या है, पॉइजन कैसे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ब्लड में कैसे जाएगा, सेल्स के पास कैसे जाएगा, उसके बाद इमेटिक्स क्या हैं और एंटीडोट्स क्या हैं। दोस्तों अब मेन बात आती है कि फिजियोलॉजिकल किन प्रकार के एंटीडोट्स टाइप्स जो क्लासिफिकेशन के कौन कौन के एंटीडोट्स होते हैं। पहले तो आते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं, जैसे लेट भी किसी सब पेशेंट ने जैसे किसी पर्सन ने पॉइजन खाया तो वो उसके मसल लेट भी उसके गर्दन जो है उसका दबदबा जैसे कह सकते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई है। सो कॉन्ट्रैक्ट वो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या करेगा उस केस में वो उसको रिलैक्स कर देगा, उस मसल्स को खोल देगा, रिलैक्स कर देगा। जो ऑपोजिट इफेक्ट दिखाए पॉइजन के खिलाफ उसे बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स को कहते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान पॉइजन खा लेगा तो उसके जो जैसे मैंने बोला कि नेक के मसल उसके कंट्रैक्ट हो गए हैं, सो उन केस में क्या होगा कि उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम बहुत होगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी और सांस नहीं ले पाएगा तो ना ही तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो उन केस में क्या होगा डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो मैकेनिकल एंटीडोट जो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इस केस में क्या है जो मैंने आपको पहले बताया था जैसे हम इमेटिक्स में यूज़ करते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो ये स्टमक है जहाँ की पॉइजन अब्जॉर्ब होना है ये उसके चारकोल जैसे हमने एक एग्जांपल ली है मैकेनिकल एंटीडोट की, तो ये उस स्टमक के आउटर वॉल जो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ क्या है कि कमोडेट हो जाते हैं और एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते पॉइजन की, और उन केस में क्या है कि जो पेशेंट है वो वॉमिट कर देता है, ठीक है ना। ये आप एसोफॉर्टिटा भी आप इस ड्रग को जैसे हमने फार्माकोगनोसी में ड्रग में पढ़ा हींग जिसे बोलते हैं वो भी अगर खा लेते हैं तो वो उससे भी हमें वॉमिट आ जाएगी और प्रॉपर जो पॉइजन है वो स्टमक में जाके एब्जॉर्ब नहीं होगा। दोस्तों लास्ट आते हैं केमिकल
एंटीडोट्स आते हैं। केमिकल एंटीडोट्स का मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो पॉइजन की है, केमिकल स्ट्रक्चर, उसको प्रॉपर चेंज कर देते हैं। सो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे इन केस ऑफ, आपको मैं बताता हूँ साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जब भी साइनाइड जब पॉइजनिंग होती है, जो क्योंकि हमारी बॉडी में है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, एंड जो ब्लड प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। सो ये क्या होता है कि इन केस में क्या होता है साइनाइड पॉइजनिंग में, जो तब जब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो जो हीमोग्लोबिन है वो आगे बन जाता है मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है साइनोमिथ हीमोग्लोबिन। सो जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो साइनोमिथ हीमोग्लोबिन जो कि एक पॉइजन, एक ऐसे सब्सटेंस बन जाता है हमारे ब्लड के, मतलब मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि साइनाइड खाया किसी बंदे ने तो उसको जो ये हीमोग्लोबिन है ये कंबाइन करने के साथ उसके बाद साइनोमिथ हीमोग्लोबिन बन जाएगा पॉइजनस। सो इस केस में क्या होगा कि भी प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, किसी को नहीं मिल पाएगी, जितने भी जो अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी सारे प्रॉपर सेल्स को, ठीक है ना, क्योंकि हर एक मसल्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत एसेंशियल है। सो इन केस में क्या होगा कि जब भी साइनाइड पॉइजनिंग में जब साइनोमिथ हीमोग्लोबिन जो कि एक पॉइजन है ये बन जाएगा, तो उन केस में जो ऑक्सीजन की कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी और डेथ भी हो सकती है। फिर हम क्या करते हैं उन केस में, हम सोडियम थायोसल्फेट जो कि एक एंटीडोट है, ये क्या करता है कि ये सोडियम थायोसल्फेट है, ये साइनोमिथ हीमोग्लोबिन से क्या करता है कि मिथ को सेपरेट कर देता है और क्या बना देता है, सोडियम साइनाइड बना देता है। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिखा भी है कि जब हम ये सोडियम थायोसल्फेट एज एंटीडोट यूज़ करते हैं ये कंबाइन होता है साइनोमिथ हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर, और मिथ जो है जो कि पॉइजन था इसको सेपरेट कर देता है और सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। सो ये दो ड्रग्स हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट जिसे हम एंटीडोट यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द केमिकल एंटीडोट, जो कि इस जो साइनाइड के केमिकल जो है साइनाइड पॉइजन है इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही था। तो आज हमने पढ़ा कि एंटीडोट्स क्या हैं, पॉइजन क्या है, ठीक है, पॉइजन किस तरह से हमारी मेटाबॉलिज्म गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करता है, बायोकेमिकल जिसे कह सकते हैं, बायो मतलब लाइफ और केमिकल मतलब जितने केमिकल ये रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कुछ एक अंदर जो केमिकल्स हैं फर्दर क्या रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, सो जितने भी ये बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है ये जो पॉइजन है, ठीक है ना, और पॉइजन जो है जब भी बॉडी में जाता है सो ये क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड सब एब्जॉर्प्शन हो जाती है स्टमक में इसकी जो पॉइजन की, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होने के बाद सारा अपना जो पॉइजन है वो ब्लड के थ्रू सारे सेल की तरफ चला जाता है। सो सेल को जब ये अगर ये पॉइजन मिल जाता है तो सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, सो पॉइजन जो है उसके बाद हम इसको रिड्यूस करने के लिए एंटीडोट यूज़ कर देते हैं, और जब वॉमिट हो जाती है उसके हमें वॉमिट तब होगी जब कोई भी हमने जो पॉइजन खाया है वो प्रॉपर कोई पेशेंट खाने के बाद वॉमिट करते हैं, उसे हम इमेटिक्स बोलते हैं। एंटीडोट्स का बता दिया है कि एंटीडोट जो है जो इफेक्ट जो कम करता है किसके इफेक्ट को, पॉइजन के इफेक्ट को। सो किस तरह से पॉइजन ये जो कि कहाँ कौन सी जगह से होती है पॉइजन ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, सो फूड पॉइजनिंग होती है जब हमारा जो गैस्ट्रिक सिस्टम है सारा इरिटेशन हो जाए और क्या है कि भी सारी जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है ना, तो कुछ जो ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे हमारी फूड पॉइजनिंग, क्योंकि हमारा गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाती है, बस इतने बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आगे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इन तरह के जो एंटीडोट्स हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, जब मैंने आपको नेक की एक एग्जांपल बताई थी कि जब जो कोई हमने ड्रग खाया तो उससे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसके बाद उसको रिलैक्स करने के लिए ऑपोजिट इफेक्ट जो दिखाता है उसे हम फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स हैं। ठीक है ना, अगर नेक के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, सो मैकेनिकल एंटीडोट्स के बारे में बताया था कि कोई भी ऐसा एंटीडोट है जो हम खाते हैं तो वो हमारे जो स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको उसके जो आउटर लेयर है उस वहाँ क्या कहते हैं ये एक लेयर बना देता है, जिसके कारण है कि भी जो पॉइजन है वो स्टमक में उसके एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फिर ब्लड के थ्रू ये सेल्स पे पहुंच भी नहीं पाएगा। केमिकल एंटीडोट्स का मैंने बताया था कि केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर दी जाए, साइनाइड पॉइजनिंग है ये, आगे जब कोई बंदा साइनाइड पॉइजन खा लेता है तो ये साइनोमिथ हीमोग्लोबिन बन जाता है, उन केस में हम सोडियम थायोसल्फेट ये एंटीडोट यूज़ करते हैं, और सोडियम थायोसल्फेट जो है मिथ को सेपरेट करके सोडियम
साइनाइड बना देता है। ये 2 एग्जांपल मैंने एंटीडोट्स भी आपको बता दिए। दोस्तों मैंने एक बारी समझा भी दिया और मैंने एक आपको डिटेलिंग भी थोड़ी-सी समरी भी मतलब करा दिया है। अब आप मेरे को बताएँ कि आपको कैसा लगा है ये टॉपिक, और अगर आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी सब्जेक्ट में या कोई भी टॉपिक में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज का टॉपिक हम इसी यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। सो टिल देन हम अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आएँगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।